चलो यहाँ पे आ जाओ। ये जो चैप्टर है ना, अच्छा देखो ये चैप्टर है ना, ये कोई एक्ट नहीं है। बेसिकली लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, लॉ में क्या लिखा है तो तुमको क्या समझना है, बराबर, ये सब चीजें ये चैप्टर के अंदर है। इसमें सबसे पहले देखो, वर्ड का मतलब, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और स्टैच्यूट का मतलब होता है एक्ट। एक्ट एक्ट। हाँ 7 to 8। अच्छा, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब जब कोई एक्ट के अंदर कोई भी चीजें लिखी है तो तुम उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, उसका क्या मीनिंग निकालोगे, बराबर। ये सब चीजें तुमको ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मिलेगी। इसके अंदर कुछ फ्रेंच, लैटिन, ये सब मैक्सिम्स भी आती है, तुमको वो सारी चीजें भी पढ़नी है। मतलब तुम वो अगर पढ़ोगे तो समझेगा कुछ नहीं, बट उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो बेसिकली पहले तो प्रिंसिपल्स में देखोगे ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अदर करके रूल है। प्राइमरी में देखो, लिटरल कंस्ट्रक्शन, देन हेडन्स रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एडज्यूसडम जेनरिस, बराबर। देखो ये चार रूल मैं पढ़ाऊंगा ना तुमको, चार रूल पढ़ने के बाद आधे घंटे बाद फिर से पूछा ना, तुमको शायद ही आएगा, क्योंकि बहुत सिमिलर 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 है बहुत, बराबर। तो ट्राई करो समझ रहा है कि नहीं। और दूसरा देखो सामने, एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसिव अल्ट्रेस, ये सब फ्रेंच एंड लैटिन, इसको बोलते हैं मैक्सिम्स। ठीक है, ये मैक्सिम्स एग्जाम में ऐसे ही आएगा लिख के, और तुमको इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें ये लोग कुछ घुमाएंगे नहीं, इसमें घुमाने जैसा कुछ है ही नहीं, बराबर। सेकंड पढ़ने का ट्राई करो। हाँ ठीक है, वो सेकंड है। थर्ड, थर्ड इज नॉर्मल नॉसिटरस सॉसेस, एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रिक्ट एंड द लिबरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखो ये साइड तुमको 5 रूल है, ये साइड तुमको 4 रूल है, टोटल 9 रूल्स है। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल करके, बस चैप्टर खत्म। ये 9 रूल पढ़ लो और वो एक पढ़ लो, बस हो गया। है सिंपल एकदम छोटा सा। अच्छा ऐसा, अभी देखो अभी दो एक दो कंसेप्ट होएगा ना, उसमें ही लोग दम तोड़ना चालू। चलो सबसे पहले आ जाओ, लिटरल कंस्ट्रक्शन। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। According to this rule, the word, phrases, and the sentences of the statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary, or popular and in grammatical meaning, unless such a construction leads to an absurdity or the content or the object of the statute suggests a different meaning. Interpretation should not be given, which would make other provision redundant. हम्म, अब इसमें कुछ वर्ड के मतलब लिख लो। पहला देखो, थर्ड लाइन में लिखा है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। देन लास्ट में है रिडंडेंट, इनवैलिड। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड द सेंटेंसेस ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब कोई भी एक्ट के अंदर तुम जो वर्ड लिखते हो, तुम कोई फ्रेजेस लिखते हो या तुम कोई सेंटेंस लिखते हो, आर ऑर्डिनरीली टू बी अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी और ग्रामेटिकल, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। मतलब जो भी वर्ड तुम सिलेक्ट करते हो, उस वर्ड का मतलब ऐसा होना चाहिए जो ऑर्डिनरी पब्लिक भी पढ़ के समझ सके। हैं, हाँ, मतलब ये समझना आने का जो लैंग्वेज लिखा है वो ही नहीं समझ रहा है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, तो सुन लो कि नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग अडॉप्ट करना है। मतलब जब भी कोई वर्ड लिखा होगा ना एक्ट के अंदर, तो उस वर्ड का मीनिंग
जो नेचुरल, ऑर्डिनरी या जनरल सेंस में जो मीनिंग यूज कर रहे, अडॉप्ट कर रहे, उसी वर्ड का मीनिंग तुमको एक्ट के अंदर अडॉप्ट करना है। बिकॉज अगर इसमें मैं हैवी वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो नॉर्मल पर्सन एक्ट पढ़ के कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं कि एक टाइप का लेमन लैंग्वेज, मतलब इजी लैंग्वेज होना चाहिए जो इंसान पढ़ के समझ सके। अभी जैसे देखो सिंपल सी चीज, अगर मैं लिखता हूं डे, डे का मतलब, अरे डे का डेफिनेशन होता है a day which starts from 12 a.m. midnight and ends on next night, next night 11:59। वो नहीं लिखा है, खाली नेक्स्ट नाइट लिखा है, बराबर। देखो अब डे का मीनिंग होगा ना, डे 24 आवर्स भी कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं। मेरे जैसा वर्किंग इंसान 9 to 5 आवर्स, मेरे लिए डे ये है। इन कंटेक्स्ट ऑफ जॉब पूछोगे तो, अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना एक दिन का छुट्टी ले रहा हूं, तो एक दिन का छुट्टी मैं ऑफिस में बोलता हूं तो मतलब कि मैं ये टाइम पे नहीं आएगा, बाकी तो वैसे भी मैं नहीं आता है, बराबर ना। डे का ही देखो दो मीनिंग है, तो कौन सा मीनिंग अडॉप्ट करने का, दैट अरे दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, एक्ट में क्या लिखा है उसके हिसाब से मीनिंग लो तुम। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक पर्सन, छोड़ो जाने दो, उन्हें तो और नहीं समझेगा, बेसिकली समझा कि हर एक वर्ड का है ना अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अब अलग अलग मीनिंग होएगा तो प्रॉब्लम ही होएगा, मैं एक मीनिंग से सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहा हूं, तुम दूसरा मीनिंग अडॉप्ट करके सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहे हो, तो तुम्हारा मीनिंग सेंटेंस का अलग हो रहा है, मेरा मीनिंग सेंटेंस का बहुत अलग हो रहा है, तो कंफ्यूजन होएगा, डेफिनेटली होएगा। समझा बाकी लोग? फिर से सुन लो, ये रूल का मतलब होता है कि जो भी वर्ड्स एक्ट में लिखोगे, जो भी सेंटेंस एक्ट में लिखोगे, जो भी फ्रेजेस एक्ट में लिखोगे, उसका मीनिंग ऐसा लो, वो वर्ड ऐसे यूज करो जो नेचुरल, ऑर्डिनरी हो, जो इंसान को एक बार पढ़ के नॉर्मल पब्लिक भी समझ सके। इसको क्या बोलते हैं? लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, उसके बाद हेड एंड सोल फिलहाल छोड़ दो, नहीं तो सच में मर जाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आओ, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसमें देखो बाजू में लिखा है अत्रेस मजिस वलित क्वाम प्रीत, देखो बाजू में लिखा है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अत्रेस मजिस वलित क्वाम प्रीत अल हबीबी। तो खाली तुम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ के मत जाना, बाजू वाला भी पढ़ना। ये समझ नहीं रहा है ऐसा सोच के छोड़ मत देना, नसीब पांडुआ ना वही लिख के आएगा एग्जाम में, और तुम सोचोगे आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कभी। ठीक है, अभी इसका मतलब सुन लो। The words used in the statutes have to be considered in their ordinary meaning, but in many cases, judicial approach finds that the simple device of the adopting the ordinary meaning of the words doesn't meet the ends as a fair and the reasonable construction. ये है ना एक स्टेप आगे जाता है लिटरल कंस्ट्रक्शन के। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता था? वर्ड ऐसा यूज करो जो नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग बताए, ज्यादा भारी वर्ड यूज मत करो, नहीं तो गवार लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि कभी कभी ऐसा भी होएगा कि तुमने ऑर्डिनरी वर्ड लिखा, अब ऑर्डिनरी वर्ड तुमने अगर लिख दिया तो हो सकता है तुमको जो मीनिंग एक्सप्रेस करना है वो मीनिंग एक्सप्रेस ही नहीं होएगा, तो तुमको वहां पे हैवी वर्ड भले ना समझे फिर भी वही वर्ड लिखना पड़ेगा। समझा? कभी 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 ऑर्डि कभी कभी ऑर्डिनरी वर्ड यूज करने से तुम्हारा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होएगा,
और एक्सप्रेस नहीं होएगा, देन इन दैट सिचुएशन तुमको हैवी वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो लीगल टर्मिनोलॉजी है। कभी कभी ऑर्डिनरी मीनिंग्स, ऑर्डिनरी वर्ड से मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होएगा, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू हैव, कभी कभी ऑर्डिनरी वर्ड से मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होएगा, नहीं होएगा, तो उस सिचुएशन में लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा। फ्रेंच एंड लैटिन, ये लैटिन है, ये लैटिन है। तुमको एग्जाम में लैटिन भी पूछ लेंगे क्योंकि इन्होंने पूछा भी है, पास्ट पेपर्स देखोगे ना तो ऐसा आता है, बराबर। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या था? करेक्ट बोला। और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। According to this rule, the word of the statute must be construed at res magis valitquampreet so as to give the sensible meaning to them. A provision of the law cannot be so interpreted so as to divorce it entirely from the common sense. Every word or expression used in an act should receive a natural and a fair meaning. देखो, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं ना, देखो ये डिवोर्स वाला ही एग्जांपल लो। इफ आई एम यूजिंग वर्ड सेपरेट, तो तुमको मतलब समझ गया। अभी चलो तुम तो पढ़े लिखे हो, इसके लिए अगर मैं ऐसा वर्ड नहीं लिखता हूं एक्ट में, मैं लिखता हूं डिवोर्स इट, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? सेपरेट। लेकिन नॉर्मल सोचेगा ये क्या करने का है मतलब, तो बेचारा इसके लिए डिक्शनरी खोलेगा, डिक्शनरी में ही लिखा है सेपरेट, तो क्या सोचता रहेगा हरामी लोग सेपरेट लिखने को क्या होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेपरेट उसका एक मीनिंग अलग है और डिवोर्स एक मीनिंग अलग है। जैसे मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया, हम दोनों अलग रह रहे, सेपरेट, बट ऑफिशियली रिलेशन खत्म हो गया, हुआ ना मीनिंग अलग। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने वो लिखा था ना, एजीएम इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, नेक्स्ट सेक्शन में लिख दिया एजीएम इज एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, याद है? हाँ ये वही है, लिख लो बाजू में, सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं एक सेक्शन लिखता हूं ना, तो उस सेक्शन में ऐसा लिखूंगा कि ऐसा लिखने से दूसरा सेक्शन इनवैलिड नहीं हो जाना चाहिए, तो उसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर मतलब सुन सुन, अगर मैं तेरे को ऐसा बोलता हूं तू पिकनिक पे बॉटल लेके आ सकती है, वो वाला, और फिर आधे घंटे बाद बोलता हूं ड्रिंक्स नॉट अलाउड, तो तू क्या बोलेगी? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आपका स्टेटमेंट, बस वही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। चलो चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बोलो। किसको कौन सा स्टेटमेंट बोला था? एक कोई भी सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। अच्छा, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस का मतलब क्या होता है कि काफी टाइम जब मैं कोई लिस्ट एक्सप्लेन करता हूं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं हर एक चीज को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं हर एक चीज को इंक्लूड नहीं करूंगा तो कोई ना कोई उसका लूप होल ढूंढ लेगा। जैसे समझो तुमको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं हम लोग इगतपुरी, तुमको मैंने ऐसा बोला जाने से पहले, सपोज, अच्छा समझो मैंने ना एक दिन के पहले, पिकनिक से पहले मैंने तुमको ऐसा बोला, फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स। और क्या होता है रे लक्ष्य? स्कॉच। स्पेलिंग क्या होता है? मैं तो पीता नहीं है। हम गरीब लोग हैं ना, हम गरीब लोग हैं ना, हम खाली उपवास करते हैं। और क्या होता है रे? वाइन। अभी देखो, मैंने तुमको बोला था ये सब लेके नहीं आने का है, बराबर? हाँ। ये लक्ष्य ना, ये लेके आया, ताड़ी माड़ी। ताड़ी माड़ी क्या होता है? अरे मैं इससे तेरे को देखा, मैं खाली तेरे को देखू भी नहीं मैं, ठीक है। हाँ तो ये भाई साहब ये लेके आया और ऐसा 2 बॉटल हाथ में लेकर ऐसा बस में चढ़ रहा है, बोला ये सब अलाउड नहीं है, तो बोलते सर याद करो आपने क्या लिस्ट बताया था, ये इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं ये लेके आएगा, बराबर? सही है कि नहीं? हाँ, तो मैंने ना फिर नेक्स्ट पिकनिक से डिसाइड किया लिस्ट में एक आइटम ऐड करनी है। तो कोई है ना, 20 रुपए का दारू वाला आता है ना, सस्ता दारू, जीएम जीएम। बराबर, नेक्स्ट टाइम कोई जीएम लेके आया, अच्छा सुन लो, तो नेक्स्ट टाइम ये लेके आया कोई, अगेन वो मेरे को क्या बोलेगा, लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तो अलाउड है। देखो मैं 10 चीज लेके आएगा, कोई 11वीं चीज बना के लेके आएगा, मैं 11 लिखेगा तो कोई 12 लेके आएगा, तो बेटर है, आई कांट डिस्क्राइब ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, सो बेस्ट आई हैव टू राइट एटसेट्रा का मतलब, देखो ये तो सब डिफाइन किया यहां तक, ये सब इंक्लूडेड है, और एटसेट्रा का मतलब होता है, एटसेट्रा मींस इसके जैसा सब कुछ, तुम कुछ भी लेके आओ, एटसेट्रा में इंक्लूड्स एवरीथिंग, बिकॉज आई कांट बी स्पेसिफिक कि मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूं। तो लॉ में भी तुम कभी देखोगे ना कहीं पे एटसेट्रा लिख दिया होता है, तो एटसेट्रा का मतलब होता है कि आगे जितने भी आइटम डिस्क्राइब किए उसके जैसा कुछ भी रहेगा तो वो भी नहीं लेके आने का, वो भी बैन है, समझा? बराबर, इसको बोलते हैं रूल ऑफ एडजस्ट जनरेस। नहीं, ये खाली नहीं, ये रूल समझा सबको? ठीक है, 4 रूल हुआ, पहला कौन सा था? लिटरल कंस्ट्रक्शन, सेकेंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीसरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, चौथा रूल ऑफ एडजस्टिंग जनरेस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रूल ऑफ एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका रूल ऑफ एक्सप्रेसियो, इट्स एक्सप्रेसियो मैन, इट्स एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस, बराबर? अच्छा समझो, एक एग्जांपल लेते हम लोग इसका, इसका बेसिक मतलब ये है कि जो भी चीज लॉ में लिखी है कि इंक्लूडिंग दिस, बराबर, और जितनी चीज लिखी है वो क्या हो गया, इंक्लूड, तो जो चीज नहीं लिखी है वो अपने आप एक्सक्लूड हो गया, बराबर? जैसे मैंने ऐसा बोला कि गणपति फास्ट है ना, 2 दिन होता है,
ट्यूसडे, वेनसडे। बराबर। तो मैंने क्या बोला कि गणपति फास्ट होएगा ट्यूसडे और वेनसडे। ठीक है, तो मैंने कितनी चीज इंक्लूड की। तो ये अगर मेरे को ऐसा पूछे कि थर्सडे, वो नहीं होता है। तो नहीं बोला मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्सक्लूड है। समझा? जैसे समझो मैंने एक दिन ऐसा बोला कि जिसको भी 12th में 90 प्लस परसेंटेज है, आई विल गिव यू ट्रीट। है कोई 90 प्लस? एक दो। ठीक है, अभी जैसे समझो तेरे को भी 90 प्लस है। अच्छा, देखो, तो मैंने इनको ऐसा बोला कि जो 90 प्लस है आई विल गिव यू ट्रीट। ये उठ के मेरे को बोलते हैं मेरे को 89 है, मेरे को आने का है क्या? 90 प्लस बोला मतलब 89 बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? तो बताने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मेरे को हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। 89 वाला भी नहीं आएगा, 88 भी नहीं आएगा, 87 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा। तो फिर बोलेगी 84। तो इट मींस जितना इंक्लूड किया है वो है, जो मेंशन नहीं है इतना समझ जाने का कि वो एक्सक्लूडेड है। चलो आगे बढ़े। Things are put into the statute ex abundant cautela, assumed that कि वो बाहर है। assumed that कि वो बाहर है, एक्सक्लूड किया है। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आगे चले। ओ पब्लिक, झाग रहे हो ना? चलो नेक्स्ट रूल देखो। रूल ऑफ कंटेम्पोरानियस एक्सपोजिटस ऑप्टिमा फॉर्टिसिमा इन लेग। चलो आ जाओ उस पे। डेस्पासितो। अरे श्याम तो आया है। चलो इसमें देखो, द मैक्सिम मीन्स दैट the contemporaneous exposition is the best and the strongest in the law, where the words in the statute have undergone the alteration in the meaning in course of time. The words will be considered to bear the same meaning as they had when the statute was passed on the principle expressed in the maxim. बराबर? देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर समझो एजीएम में ना एक वर्ड है कि जब भी मीटिंग कंडक्ट किया जाता है ना, तो एडवांस नोटिस दिया जाता है, 21 डेज एडवांस नोटिस। करेक्ट? अभी उसमें एक दो वर्ड लिखा जाता है, एक होता है एडवांस नोटिस और एक क्लियर एडवांस नोटिस। डिफरेंस पता है? ट्वेंटी वन। नहीं 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 नहीं, देखो खाली एक क्लियर लिख दिया ना, मीनिंग पूरा चाहिए। हाँ बोल। और क्लियर में नहीं। हाँ वो तो मैं ही बताएगा रे लास्ट में। और किसी को ट्राई मारना है उसमें क्या होगा? रॉन्ग तो रॉन्ग है यार। सोच, तू भी सोच। आज तेरा उपवास है ना, इसके लिए दिमाग थोड़ा रेस्ट पे आज। किसी को ट्राई। जब मैं बोलता हूँ ना 21 डेज एडवांस, तो वो 21 डेज एडवांस में जो 21 डेज होंगे ना, इट इंक्लूड्स वर्किंग डे, नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, एवरीथिंग। बट व्हेन आई से क्लियर एडवांस, तो 21 ओनली वर्किंग डेज। ओ, समझा? अच्छा, अभी टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये डेस्पासितो है। हाँ उसका मतलब सुनो। अगर समझो एक्ट में लिखा है एडवांस नोटिस, बराबर?
अभी एडवांस नोटिस का मतलब क्या हो रहा है कि इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी डे, बराबर। कल किसी ने बोला कि ये 21 डेज ऐसे नहीं होने चाहिए, 21 डेज है ना ओनली वर्किंग डेज होने चाहिए, और ये मैटर समझो सुप्रीम कोर्ट में गया कि प्लीज इसमें चेंज करो, एड वर्ड क्लियर, बराबर। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है चलो चेंज कर दे, तुम्हारी बात में लॉजिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड हटा के इस वर्ड को अप्लाई किया, बराबर। लेकिन समझो ये अल्टरेशन जो हो रहा है, ये अमेंडमेंट जो आ रहा है, ये अमेंडमेंट आने में टाइम लगेगा, ठीक है। समझो उसमें बीच में 6 महीने का गैप हो रहा है, तो जो 6 मंथ्स का गैप क्रिएट हुआ, उस टाइम पे अगर इसी टॉपिक को लेके कोई कंपनी का केस चला गया कि एजीएम का नोटिस 21 डेज एडवांस नोटिस था, ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट चला गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडवांस नोटिस का मीनिंग क्या अडॉप्ट करने का ड्यूरिंग दैट 6 मंथ्स, ओल्ड कि न्यू? ओल्ड। क्यों ओल्ड? पक्का? हाँ, बस इसी को बोलते हैं डेस्पासितो, समझ लो। ये भी लैटिन। क्या जो लिखा है वो सेकेंड लाइन से देखो, where the words in the statute have undergone alteration in the meaning in the course of time, मतलब जब कोई एक्ट के अंदर कोई वर्ड है जो अल्टरेशन के लिए गया है, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब वो टाइम पे अगर केस हुआ, द वर्ड विल बी कंसिडर्ड टू बेयर द सेम मीनिंग एज दे हैड व्हेन द स्टैट्यूट वाज पास। तो उस टाइम पे वही मीनिंग लो जो ओरिजिनली स्टैट्यूट पास किया था ना, वो मीनिंग जो रखा था ना वही अडॉप्ट करना है तुमको, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सप्रेस इन द मैक्सिम। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का क्या करूं? मतलब इजी में? अच्छा ठीक है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। चलो नेक्स्ट रूल पे आओ। रूल ऑफ नॉसिटोरस सॉसेस। ये डेस्पासितो उसका भी चाहिए। ये रीजनेबल का था। उसने रीजनेबल बोला ना, ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का है। ये डेस्पासितो का लिख लो। ठीक है जाने दो, छोड़ो। क्या क्या? क्या लिखा रहा था मैं? हाँ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नॉसिटोरस सॉसेस। नॉसिटोरस सॉसेस का मतलब देख लो, ये है ना, तुमने
एग्जाम में बहुत किया होएगा और तुम आज भी करते भी रहोगे। कॉपी नहीं रे, सुन लो। अच्छा, हमने देखो फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? आईपीसी। समझो, कोई क्वेश्चन आया है आईपीसी से, ठीक है? उसमें है ना एक सेंटेंस लिखा है जिसके अंदर समझो 5 वर्ड है, ठीक है? और पीछे ऐसा लिखा है क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखा है 5 मार्क। तुम्हारा ये देख के फट गया कि छोड़ तो नहीं सकते, तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा ना, तुमको कुछ समझ नहीं रहा है, बराबर? तो तुमको क्या समझा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, फोर्थ वर्ड इज पनिशमेंट। तो आधे लोग पता है क्या करते हैं, ये आगे का 3 वर्ड नहीं पता, ये नहीं पता, खाली फोर्थ वर्ड का मतलब पता है क्या लिखा है, पनिशमेंट। मतलब ये अपने को सेंसिबल चीज लगता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना आगे पीछे सा जोड़ने का ट्राई करेंगे और कुछ मीनिंग निकालेंगे, और जो समझ में आ रहा है ना वो फेंकना चालू करेंगे। करते हैं ऐसा? अगर क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन नहीं समझा ना, तो एक वर्ड पकड़ने का और शुरू हो जाने का, क्योंकि ऐसा सोचते हैं, यही होएगा शायद, ऐसा ही कुछ होता है, और खुद भी लिख डालते हैं। बस इसी चीज को बोलते हैं नॉसिटुरस सॉसेस। नहीं, मतलब काफी लोग क्या करते हैं, नॉसिटुरस सॉसेस के हिसाब से जब कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा है तो एसोसिएटेड वर्ड्स, मतलब आगे पीछे के वर्ड चेक करो, आगे पीछे के वर्ड कौन से कंटेक्स्ट में लिखे हैं, उसी कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग तुमको निकालना है। मजा नहीं आया? क्या अभी क्या लिखूं मैं? नहीं, छोड़ो। ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, अभी देखो, इसमें अगर तुम देखोगे ना, ये समझा, कैन टर्न इनटू, ये समझा, ये नहीं समझ रहा है अपने को, तो अपन ऐसा समझ रहे कैन टर्न इनटू मतलब कुछ शायद पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर तुम क्या करोगे, जो भी मीनिंग तुमको इंटरप्रेट करना है ये टॉक्सिक का, तुम उस चीज को, उस मीनिंग को पकड़ के शुरू हो जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे इंटरप्रिटेशन राइट है कि इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। क्या हुआ? हाँ, तो टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? एक मिनट, 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 एक मिनट। टॉक्सिक क्या होता है बे? टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? पॉइजन। रिलेशनशिप जहर बन गया। तो इसका मतलब इतना है कि जब वर्ड का मीनिंग नहीं निकल सकता है, देन यूज एसोसिएटेड वर्ड्स। सिंपल। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, तो इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो नॉसितुरस सॉसेस है ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो, हो गया। ओके, नेक्स्ट कम टू
स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, उसमें देखो, in act word must be introduced in a proper way which should not leads to an absurdity. If it creates a type of confusion, then it is the duty of the court to adopt such meaning which can suppress the mischief and advance the remedy. Suppress the mischief का मतलब होता है which can provide benefit. रुको 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 रुको, suppress the mischief का मतलब होता है which can resolve the problem, which can resolve the problem. And advance the remedy का मतलब होता है which can provide benefit. पहले का which can resolve the problem, दूसरे का which can provide benefit. हो गया लिख के? which can resolve the problem, ये है suppress the mischief and advance the remedy which can provide benefit. हो गया? चलो तो आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट. हाँ हाँ वो लास्ट में. अच्छा हाँ पहले इस पे तो आओ, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन. देखो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन का कि अगर कोई वर्ड का मतलब उसके दो तीन मीनिंग निकल रहे, तुम तुम्हारा हिसाब से मीनिंग अडॉप्ट करोगे, दूसरा पर्सन दूसरे हिसाब से अपना मीनिंग अडॉप्ट करेगा, तीसरा तीसरा मीनिंग अडॉप्ट करेगा, तो सबका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, सबका सेंटेंस का मीनिंग अलग निकलेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कौन इंटरफियर करेगा? कोर्ट. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो मीनिंग अडॉप्ट करने का, तीन तीन मीनिंग में से वो मीनिंग अडॉप्ट करो विच कैन सप्रेस द मिसचीफ, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, एंड एडवांस द रेमेडी मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करे. समझ लो कंफ्यूजन. हो गया? थ्री मार्क्स का ही है ये, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो, और कंसेप्ट ही उतना है. नहीं. लिटरल एंड लिबरल नहीं. लिटरल में क्या था? वो वर्ड का मीनिंग अडॉप्ट करो जो नेचुरल हो, ग्रामेटिकल हो और जो पॉपुलर मीनिंग हो. लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर ऐसे वर्ड का मीनिंग लिया तो बट दो तीन मीनिंग निकल रहा है तो कोड वो कंफ्यूजन दूर करेगा, और क्या मीनिंग अडॉप्ट करना है वो कोड बताएगा. है? इसका मीनिंग इतना लिख लो, कोर्ट मस्ट अडॉप्ट सच मीनिंग विच कैन रिजॉल्व द इश्यू. कोर्ट मस्ट अडॉप्ट such meaning which can resolve the issue. नहीं, कुछ 4 कुछ 5. अच्छा एक चीज सुन लो, जो भी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, देखो देर आर टोटल 17 चैप्टर्स. 17 चैप्टर्स में से ना प्लीज जितना मैंने पढ़ा है ना, एटलीस्ट 17 चैप्टर्स में उतना ही पढ़ना, एडिशनल चीजें पढ़ने मत बैठो. हाँ इफ यू वांट टू स्टडी एडिशनल चीज तो मैं ये बोल देता हूँ, कुछ कुछ चैप्टर में जैसे तुमको देखो तुमको डे 1 से एडिशनल पढ़ना है, तुम्हारी चॉइस, बट मेक श्योर दैट नवंबर तक पोर्शन पढ़ के सब हो जाना चाहिए. पता चला कि एडिशनल चीज पढ़ने के चक्कर में तुम्हारा बाकी मेन चीज भी छूट रहा है, वो नहीं होना चाहिए. मेरे हिसाब से एडिशनल चीज कब पढ़ना चाहिए? अगर नवंबर एंड तक तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ के हो गया, 3-4 रिवीजन हो गया, 8-10 पेपर लिख लिया, और अभी टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, बराबर, तो तुम पढ़ लेना. ये जो 17 चैप्टर्स है ना, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना. देखो तुम मॉड्यूल का साइज देखोगे, मॉड्यूल का साइज बहुत बड़ा है,
हाँ, ये 150 पेज का नोट्स है, इतना पढ़ लोगे पास हो जाओगे। समझा?